हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको गॉसेस लॉ के वन एप्लीकेशन कराया था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल। अब गॉसेस लॉ की कुछ और एप्लीकेशंस हम लोग करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन मैं ले रहा हूँ, सेकंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, E for electric field due to an infinite line of charge. Infinite line of charge means बहुत बड़े एक थिन रॉड पर या बहुत बड़े एक थिन वायर पर जब चार्ज होते हैं तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज। अब लिया हमने एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, डॉट 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 मीन्स इधर भी इन्फिनिटी इधर भी इन्फिनिटी। अब इसके पास में लेट अस सपोज कि पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब तक नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं बोलेगा प्रॉब्लम में, हमेशा सोच के चलेंगे कि चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये जो इनफाइनाइट लेंथ की एक थिन रॉड हम समझ लें या फिर थिन वायर समझ लें, इस पर चार्ज हैं, तो फिर हमें चाहिए ई। अब ई निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले थोड़ी सी स्टेटमेंट बना देंगे। स्टेटमेंट बनाइए, लेट द लाइन ऑफ चार्ज हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। अब ये लैम्डा क्या होता है इसको मैं अलग करके लिख देता हूं। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज बाय लेंथ, जिसको लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, चार्ज बाय लेंथ। इसका यूनिट क्या होगा? चार्ज का यूनिट कूलम, लेंथ का यूनिट मीटर, तो कूलम पर मीटर इसके यूनिट हो जाएंगे। अब एक पॉइंट दिया हमने P, इस पॉइंट P पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज, दिस perpendicular distance is r। चलिए मेंशन कर देंगे। We have to find electric field at a point P at perpendicular distance r from the line of charge। अब इसके लिए हम लोग लेंगे गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस। तो जैसा कि हम लोग बात किए हैं, बॉडी के सिमेट्रिकल, बॉडी के सिमिलर दिखने वाला क्लोज सरफेस यूज करेंगे, उसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे। अब लाइन चार्ज जो है ये सिलेंड्रिकल अपीयर होता है, सिलेंड्रिकल महसूस होता है, तो फिर इसके लिए हम ले रहे हैं क्लोज्ड सिलेंडर, इस तरह से कि सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है ये पॉइंट P से पास कर रहा है। पॉइंट P से पास कर रहा है सिलेंडर का कर्व सरफेस। अब ये जो सिलेंडर हमने लिया है, इस सिलेंडर के ये कैप बंद है। दिस सिलेंडर इज क्लोज सिलेंडर। लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज L और एक्सेस इस सिलेंडर का जैसा कि देख रहे हैं ये लाइन चार्ज हैं। अब ये जो लाइन चार्ज हैं इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जांच कर रहे हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा, ये लाइन चार्ज इधर रिपेल करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। अब गॉसेस लॉ लगाने के लिए हमें ds चाहिए, छोटा सा एरिया चाहिए इस पॉइंट पर, तो ये छोटा सा एरिया ले लिया हमने। इस छोटे से एरिया को
ds बोल दिया। नाउ परपेंडिकुलर, इस पर यूनिट वेक्टर ले लेंगे, नीचे ऊपर कहीं भी ले सकते हैं। परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर को n कैप बोल दिया। अब सिलेंडर के पास में 3 सरफेसेस हैं। ये कर्व सरफेस हो गया, लाइक ये पेन सिलेंडर है, ऐसे कर्व सरफेस हो गया। ये सर्कुलर कैप, ये सर्कुलर कैप, क्रॉस सेक्शन भी बोल सकते हैं, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। अब हम लोग ये जो ऊपर वाला कैप है इसमें लेते हैं एक छोटा सा सरफेस। नाउ दिस सरफेस हैज आल्सो एरिया ds। अब यूनिट वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर लिया हमने n कैप, लेकिन अब यहाँ n कैप लिखा, यहाँ भी n कैप, डायरेक्शन डिफरेंट हो चुके हैं, इसलिए वेक्टर का नाम डिफरेंट होना चाहिए, तो इसको n डैश कर दीजिए। अब यहाँ पर कोई बच्चे पूछ सकते हैं कि बाहर की तरफ ही क्यों लिया हमने यूनिट वेक्टर, अंदर की तरफ नॉर्मल यूनिट वेक्टर क्यों नहीं लिया? तो बच्चों एक लाइन आप लिख करके रख लीजिए, आउटवर्ड नॉर्मल इज पॉजिटिव, आउटवर्ड नॉर्मल इज पॉजिटिव। इसलिए हमेशा हम लोग जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर लेंगे, नॉर्मल लेंगे, वो बाहर की तरफ लेंगे, आउटवर्ड। आउटवर्ड नॉर्मल को पॉजिटिव कहा गया है। नाउ अब फिर जो नीचे सर्कुलर कैप है इसमें भी लेंगे हम छोटा सा ये ds एरिया लेंगे, इसमें ये सेट कर दिया थोड़ा पहचानने के लिए। नाउ दिस एरिया इज ds, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर यहाँ पर हमने लिया। अब इसको n डैश को n डबल डैश कर देता हूँ, क्योंकि इनके डायरेक्शन भी अपोजिट हो चुके हैं, तो माइनस भी लोग लिख सकते हैं, बट बेटर है आप नाम बदल बदल के लिखिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रखा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ये लाइन ऑफ चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव इधर रिपेल करेगा, तो फिर एक पॉइंट यहाँ पर ले लें, जहाँ पर n कैप लिए हैं वहीं पर एक पॉइंट ले लीजिए और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दिखा लीजिए। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं बोल दे रहा हूँ E डैश, E डैश। सिमिलरली यहाँ पर फिर हम लोग लेंगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यहाँ पर रखिए, जहाँ पर n कैप का टेल है वहां रखिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। ये जो लाइन ऑफ चार्ज है ये क्या करेगा, रिपेल करेगा इधर, तो फिर इधर की तरफ हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको हम E डबल डैश बोल लेते हैं। चलिए तब थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप लिख लेंगे। लेट अस, लिखिए जरा, लेट अस ड्रॉ अ closed cylinder of length L, radius R, and taking line of charge its axis and point P is in its curved surface। जो फिगर में देख रहे हैं उसको एक लैंग्वेज बोर्ड में दे देना है आपको। अब गॉस लॉ लगाने के लिए हम लोग जो 3 सरफेसेस सिलेंडर में देख रहे हैं, तीनों सरफेस में अलग अलग हम लोग निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो चलिए पहले मैं ले रहा हूं ऊपर वाला सर्कुलर कैप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑन टॉप एंड बॉटम सर्कुलर कैप्स। इसको मैं phi 1 लिख दे रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 0। दोनों में जो फ्लक्स है उसको मैंने phi 1 से नोट कर दिया है और ये 0 है। क्यों 0 है इसका जवाब दे देंगे, जवाब दे दीजिए साइड में। सिंस E डैश वेक्टर परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर डायरेक्शन और ये E डैश के बीच एंगल 90 डिग्री, एंड सो डॉट प्रोडक्ट E डॉट ds क्या होगा, 0। नाउ फिर उसी तरह से वेक्टर E डबल डैश दिस इज परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है, इस एरिया वेक्टर को
आप थोड़ा सा नाम बदल दीजिए, क्योंकि यहाँ एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, तो सेम नाम नहीं बोल के थोड़ा सा नाम बदल दें हम लोग। ये नाम बदल दिया हमने यहाँ पर। अब कर्व सरफेस, कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द कर्व्ड सरफेस, इसको मैं phi2 से डिनोट कर दे रहा हूं। कर्व सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर, नाउ phi2 इक्वल टू, अब देखिए ई और जो ds वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में, एन कैप और ई, एन कैप ds वेक्टर की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है, एंड सो फ्लक्स ई डॉट ds वेक्टर। अब यहाँ पर फिर एक बात ध्यान रखिएगा कि यदि यहाँ पर ds वेक्टर आप लिख रहे हैं और यहाँ पर भी ds वेक्टर लिखे हैं तो इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। तो फिर हम ऐसा करते हैं, ई डैश के साथ ds वेक्टर को ds डैश कर लेते हैं, ई डबल डैश के साथ हम इसको ई डबल डैश कर लेते हैं, इसको बिना डैश का छोड़ देते हैं ना, हो तो ई डॉट ds। अब लिमिट चाहिए हमें, तो फिर इनिशियल एरिया जिस पॉइंट से शुरू करेंगे वहां पे 0 लेंगे, एंड होल एरिया सिलेंडर का आप लेंगे, तो ये होगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, होल कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एल। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर दें। नाउ ई डॉट ds, ई ds cos 0 डिग्री 0 टू 2 पाई आर एल। नाउ cos 0 डिग्री 1, ई को बाहर निकालिए, ई बाहर आ गया, आउटसाइड इंटीग्रेशन ds 0 टू 2 पाई आर एल एरिया, यानी 0 टू s लिमिट हो गया। नाउ दिस इज इक्वल टू ई ds का इंटीग्रेशन s के जगह 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब अलग अलग तीनों सरफेस में फ्लक्स निकाल लिए। इसी तरह प्रॉब्लम करिएगा आप लोग, सिलेंडर का प्रॉब्लम आप है तो 1 2 3 सरफेस में अलग अलग फ्लक्स निकाल लीजिए और निकाल करके उसको ऐड कर लीजिए। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, एंड सो हम इसको ऐड कर लेंगे, टोटल फ्लक्स हमें मिल जाएगा। अब होल सिलेंडर यानी कि कर्व सरफेस और दोनों कैप मिला के क्लोज हो जाएगा सिलेंडर, तो पूरे सिलेंडर पर क्लोज सरफेस ऑफ सिलेंडर, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स over the closed cylinder, इसको phi बोल दे रहा हूं, तो phi इक्वल टू 1 सर्कुलर कैप में 0, दूसरे सर्कुलर कैप में 0, कर्व सरफेस में हो गया E इंटू 2 पाई आर एल। नाउ दिस इक्वल टू E इंटू 2 पाई आर एल, तो phi निकल गया, ये हो गया गॉस लॉ का LHS निकाल लिया हमने। नाउ अब RHS में टोटल चार्ज इनसाइड चाहिए हमें, तो देखिए बच्चों इस सिलेंडर की लेंथ जो है L, लाइन ऑफ चार्ज L लेंथ लाइन ऑफ चार्ज सिलेंडर के अंदर है, एंड सो लैम्डा का जो फॉर्मूला है उस पर गौर कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो फिर चार्ज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा इनटू लेंथ, एंड सो टोटल चार्ज inside the cylinder, इसको मैं Q से डिनोट कर रहा हूं। नाउ दिस इज इक्वल टू लैम्डा इनटू L, क्योंकि लैम्डा क्या है, लैम्डा है चार्ज बाय लेंथ, एंड सो किसी भी लेंथ में यदि आपको चार्ज निकालना है तो फिर आप वहां से चार्ज इक्वल टू लैम्डा इनटू लेंथ कर लेंगे, तो लैम्डा इनटू लेंथ हो गया। नाउ गॉस लॉ लगा दीजिए, बाय गॉसस लॉ फॉर दिस क्लोज्ड सिलेंडर phi total flux equal to Q inside upon epsilon naught. Now this is
E into 2 pi r L इक्वल टू Q लैम्डा into L अपॉन एप्सिलॉन नोट। जैसा कि देख रहे हैं L से L कैंसिल हो जाएंगे, निकल गया E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई r नीचे, तो 2 पाई एप्सिलॉन नोट r निकल गया। अब यदि बच्चों आपने निकाला होगा कभी कूलम्स लॉ से, ऐसे तो जो आगे हमारे आ रहे हैं लेक्चर्स उसमें आपको दिखाई पड़ेगा, ये सारे दिखाई पड़ेंगे। तो कूलम्स लॉ से भी हमने इसको निकाला है, ठीक है, तो उसमें आप देखिएगा सेम रिजल्ट आता है। तो गॉस लॉ कूलम्स लॉ दोनों लॉ एक ही रिजल्ट देते हैं, थोड़ा सा गॉस लॉ इजी टू यूज होते हैं। चलिए ये निकल गया हमें लाइन ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब इसको बोर्ड एग्जाम में दूसरे तरीके से भी लोगों ने पूछा है। अब कौन कौन से तरीका थोड़ा जान लीजिए इसको भी, क्योंकि बोर्ड भी आपको देना है, 12 के बच्चे हैं। बोल दिया कभी कि वी हैव अ सिलेंडर, इट हैज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस सिलेंडर। बस कोई नहीं, आप ये सिलेंडर थोड़ा सा पतला सा सिलेंडर, थिन सिलेंडर दिखा लीजिए और थिन सिलेंडर को मन लाइन ऑफ चार्ज समझ लीजिए और बिल्कुल सारा काम वही आर रेडियस का सिलेंडर एज्यूम करा, सारा काम ज्यों का त्यों कर देंगे। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आया है कि बता दिया कि वी हैव अ सिलेंडर ऑफ रेडियस r1, कह दिया कि कोई सिलेंडर है जिस सिलेंडर का रेडियस है r1, ये बता दिया कि रेडियस है सिलेंडर का r1। उसके बाद कह दिया कि कोई दूसरा सिलेंडर है, इसका रेडियस है r2, ये बता दिया कि इसका रेडियस है r2 बता दिया रेडियस। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द गैप बिटवीन द टू सिलेंडर्स। कोई बात नहीं, आप इस सिलेंडर को ये एज्यूम कर लीजिए, ये वाली सिलेंडर जो है इस सिलेंडर से हमें कोई कुछ लेना देना नहीं है, ये वाली सिलेंडर को आप ये समझ लीजिए और एक सिलेंडर आर रेडियस का ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, ये ड्रॉ कर लिया आर रेडियस का सिलेंडर। तब है कि लेंथ सबका सेम रखिएगा, ये लेंथ जो है सबका सेम रखिए। तो ये हमने ले लिया आर रेडियस का ये सिलेंडर ले लिया और अब जो है सारा काम सेम सेम जैसे किए हैं, बिल्कुल सारा काम ज्यों का त्यों कॉपी कर लीजिए। अंदर वाले सिलेंडर को लाइन चार्ज समझ लीजिए, उसके बाद में ये वाला सिलेंडर दोनों के बीच R1 R2 रेडियस वाले जो सिलेंडर है उसके बीच में ये सिलेंडर एक आप ड्रॉ कर लीजिए अपना R रेडियस का, रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर इज R, ये R सिलेंडर का रेडियस हो गया। अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे जो लिखे हैं सारा काम ज्यों का त्यों लिख लीजिए, तैयार हो जाएगा। तो यह है डिफरेंट तरीका से बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है एक ही क्वेश्चन को। अब हमेशा ये भी बात ध्यान रखिएगा आप लोग, चैप्टर हमारा 1 फिनिश होने वाला है, तो जो भी आप प्रॉब्लम करें तो ये नहीं सोचेंगे कि इसको हमने नहीं पढ़ा है। बिल्कुल शुरू से जो बच्चे पढ़ रहे हैं मेरे साथ में उनको सारी कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट से सारी बुक भी सॉल्व करेंगे आपको। चलिए तब नेक्स्ट एप्लीकेशन में ले रहा हूं, थर्ड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। बच्चों शीट ऑफ चार्ज जैसे सीट पेपर सीट जैसे होता है जानते ही हैं, तो एक शीट पतली सी सीट हमें दे रहा है, उस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको शीट ऑफ चार्ज बोलते हैं और हमेशा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान के चलिएगा। अब शीट ऑफ चार्ज इनफाइनाइट साइज का है, बहुत बड़ा है। अब बहुत बड़ा शीट ऑफ चार्ज लेना तो मुश्किल है प्रैक्टिकली, तो करते क्या है उसमें से छोटा सा पार्ट काट के निकालते हैं। तो निकाला एक छोटा सा पार्ट काट करके शीट ऑफ चार्ज में से ये हमने निकाल लिया एक छोटा सा पार्ट। अब ये जो देख रहे हैं इस तरह का ये जो शेप देख रहे हैं ये शो करता है कि आपने कट करा है, कहीं से काट के निकाला है। अब इस शीट ऑफ चार्ज में पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अपने से जब भी एज्यूम करना है पॉजिटिव लीजिएगा। नाउ अब इस थोड़ी से जंक्शन ले लें हम लोग, डिफाइन कर लीजिए। लेट अ शीट ऑफ चार्ज हैज surface charge density
हैज सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। अब ये सिग्मा से हमने नोट किया सरफेस चार्ज डेंसिटी को। अब ये सिग्मा क्या है थोड़ा सा अलग करके लिखते हैं। सिग्मा का मतलब होता है चार्ज बाय एरिया, चार्ज अपॉन एरिया, ये होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट इसका आप फिल कर सकते हैं, चार्ज कूलम, एरिया मीटर स्क्वायर, एंड सो यूनिट हो जाएंगे इसके। इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर, कूलम बाय मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम पर मीटर स्क्वायर। चलिए अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से, अब इसके लिए लेते हैं पॉइंट। अब ये पॉइंट कहाँ पर, एक पॉइंट हम ले रहे हैं, पॉइंट P, पॉइंट P लिया हमने। अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, तो फिर इसके लिए गॉस लॉ लगाएंगे हम। और गॉस लॉ के लिए हमें गॉसियन सरफेस, एक क्लोज सरफेस चाहिए। अब इस सीट के सिमेट्रिकल कौन सा सरफेस लें, तो यहाँ पर सीट के सिमेट्रिकल कोई सरफेस हम नहीं ले पाएंगे। तो कहा गया है कि आप अपनी सुविधा के लिए कोई और तरह का भी गॉसियन सरफेस आप ले सकते हैं। तो यहाँ भी हम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। कैसे, तो ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं सिलेंडर के सर्कुलर कैप में। अब पहले एक सिलेंडर ड्रॉ करते हैं, फिर बात करेंगे इस पर। ये एक सिलेंडर ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ये ड्रॉ करा हमने ना। सिलेंडर हमें ड्रॉ करना है, सिलेंडर को ड्रॉ करना है, ड्रॉ किया हमने। थोड़ा सा एरिया इक्वल रखने की हम कोशिश करेंगे। अब मिडिल पॉइंट, यहाँ से ये सिलेंडर का मिडिल पॉइंट ये हो गया। अब मिडिल पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर सर्कुलर कैप को हम रखना चाहेंगे। यहाँ से r डिस्टेंस, सिमिलरली यहाँ से r डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस लेना चाहेंगे हम, r डिस्टेंस। अब यहाँ पे सर्कुलर कैप है ये, यानी कि क्रॉस सेक्शन नाउ, ठीक है। ये इक्वल रखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ये दोनों इक्वल रखना चाहिए। थोड़ा सा मैं भी इसको इक्वल करता हूँ, ये इक्वल, ठीक है ना, एरिया क्रॉस सेक्शन इक्वल रखना है। नाउ अब ये जो सर्कुलर कैप है, इस सर्कुलर कैप में पॉइंट ले रहे हैं, इसको P डैश बोल दिया, पॉइंट को P डैश बोल दिया। चलिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले पता लगाते हैं। तो जब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, ये सीट ऑफ चार्ज पॉजिटिव सीट है, ये रिपेल करेगा इधर। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बोला हमने E, जैसे अभी सिलेंडर में काम किए थे ठीक उसी तरह से बोला E। अब यहाँ पर यदि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखें तो क्या होगा, ये इधर रिपेल करेगा +1 चार्ज को, इधर के तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड को E डैश बोल दिया। नाउ फिर ये जो कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस में छोटा सा एरिया लें, छोटा सा एरिया कहीं भी यहाँ कहीं भी ले लीजिए, कहीं भी ये लिया हमने एक छोटा सा एरिया। अब इस एरिया में सिलेंडर के सरफेस में एक्चुअली ये हो गया, यहाँ पे पॉइंट हो गया। अब इस पॉइंट पर रखा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये शीट ऑफ चार्ज इधर रिपेल करेंगे, इधर रिपेल करेगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको बोल दिया हमने E डबल डैश। अब एरिया एज्यूम करते हैं, ये जो एरिया है इस एरिया को स्मॉल एज्यूम कर लें ds। ये हो गया इक्वल एरिया, इक्वल एरिया है, ये भी हो गया ds, ये भी एरिया हो जाएंगे ds। नाउ दिस एरिया इज आल्सो ds, ठीक है। ये जो सर्कुलर सेक्शन है सिलेंडर का, दिस एरिया इज ds। अब यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, इस सरफेस पर आउटवर्ड नॉर्मल यूनिट वेक्टर, क्योंकि आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव है, यहाँ पर भी आउटवर्ड लेंगे नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, इसको n कैप डबल डैश यूनिट वेक्टर n कैप डबल डैश कर दिया। नाउ फिर यहाँ पे यूनिट वेक्टर लेते हैं इस सरफेस पर, कहीं भी ऊपर नीचे कहीं भी ले लीजिए, आउटवर्ड इस यूनिट वेक्टर को n डैश एज्यूम कर दिए। अब बच्चों ध्यान रखिएगा,
होता ये है कि बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, सबको लिख देते हैं, एन 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 लिख देते हैं। कई सारे बुक में भी मैं देखा हूँ, बुक में भी लोगों ने काफ़ी जो है ये असावधानी बरते हैं। बट बीइंग ए स्टूडेंट आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी गलती ना हो कोई राइटिंग, बोर्ड में तो मार्क्स कट जाएंगे। एंड सो जब कभी भी डिफरेंट वेक्टर लिखिए तो डिफरेंट नाम से लिखिए उसको। तो चलिए अब ये कंस्ट्रक्शन कर लिए, अब थोड़ी सी इसकी राइटिंग कर लीजिए। राइटिंग में हम करेंगे पैराग्राफ चेंज करके, लेट अ क्लोज्ड सिलेंडर ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर कैप्स ds pierces या मेकिंग होल्स, मेक्स होल, पियर्सिंग, जैसे पियर्सिंग करते हैं, पियर्सिंग होल करना, तो ds सिलेंडर और क्लोज सिलेंडर ऑफ एरिया ऑफ सर्कुलर कैप ds पायरसेस यानी कि होल बनाता है। मैं दूसरा भी लिख देता हूं यहाँ पर, लैंग्वेज सिंपल, मेक्स होल इन द शीट ऑफ चार्ज, इन द शीट ऑफ चार्ज। ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर से हम लोगों ने होल कर दिया है, ये जो सीट ऑफ चार्ज है इसमें होल कर दिया। यदि मेरे हाथ को आप समझ लीजिए सीट ऑफ चार्ज, तो फिर ये सिलेंडर लिया, अब इसको ऐसे आर पार ऐसे होल कर दिया, ऐसे जैसा कि पेन देख रहे हैं फंसा हुआ मेरे हाथ में, ऐसे होल कर दिया गया। इतना बड़ा पोर्शन जो है ये कट गया हुआ है, इतना बड़ा होल बन गया है सीट ऑफ चार्ज में। अब पॉइंट P is in a circular cap of the cylinder और हमें पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, एंड we have to find electric field at point P, electric field at point P। चलिए हम इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, to find electric field at point P let us consider point P in circular cap of cylinder which is piercing the sheet of charge, ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब जैसा कि सिलेंडर में इससे पहले काम किए हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो 3 सरफेसेस हैं, उन 3 सरफेसेस में फ्लक्स निकाल करके ऐड कर लीजिए, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो चलिए अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो सर्कुलर कैप है, पहले उसमें हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको मैं phi1 कर देता हूं, ऑन, इसमें phi1 कर दिया है, ऑन या ओवर कर देते हैं, ओवर सर्कुलर कैप। अब इस सर्कुलर कैप को आप राइट साइड बोल दें या कुछ नेमिंग कर दें, मान लीजिए यहाँ पर 1 लिख दें, यहाँ पर 2 लिख दें, जैसे आपकी इच्छा हो लिखने का। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर सर्कुलर कैप ऑन RHS राइट हैंड साइड phi1 equal to, now this is E dot ds। अब देखिए यहीं पर राइटिंग की बात करेंगे। जब हम लोगों ने d लगा दिया है तो फिर ये छोटा हो गया, तो फिर हम यहाँ पर d phi1 लिख सकते हैं। बट हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया phi1, ठीक है, इसको भी जान लीजिए। यदि हम लोगों ने यहाँ phi1 लिख दिया है फ्लक्स को, तो तब ये गलती नहीं कोई करेंगे आपको ना। नहीं, यदि बिना लिखे करते हैं, ये यदि नहीं लिखते हैं आप और फिर आप यदि ये लिखते हैं तो अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि इधर डी है, इधर डी लगाना होगा। लेकिन हम लोगों ने स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ही phi1 सपोज कर लिया है, कोई गलती नहीं करेंगे आपको। नाउ E डॉट ds, ये हो गया E ds cos 0 डिग्री, ये हो गया हमारा E ds। फिर लेफ्ट सर्कुलर कैप पर ओवर, लैंग्वेज शॉर्ट कर दिए, ओवर सर्कुलर कैप ऑन RHS
ऑन सॉरी ऑन LHS, RHS हो चुका है, ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको phi2 बोल लेते हैं, दिस इक्वल टू E डैश एरिया वेक्टर इधर के तरफ जो हम लेंगे डॉट ds डैश कर दीजिए। अब यहाँ पर कोई यदि सोच रहे हो यहाँ तो ds है, यहाँ ds डैश लिख दिया हमने, तो आप वेक्टर लिख रहे हैं, यदि ds वेक्टर आप इसको लिखते हैं तो फिर ये और ये आपका दोनों सेम हो जाएगा, जबकि यहाँ का ds वेक्टर राइट साइड है, n कैप यूनिट वेक्टर ds के डायरेक्शन में राइट साइड है। यदि आप लेफ्ट साइड की वेक्टर और राइट साइड की वेक्टर दोनों को सेम नाम लिखते हैं तो गलत हो जाएंगे, हम अपोजिट वेक्टर ये हो रहे हैं, तो इसलिए नाम बदल लेना चाहिए हमें, इसलिए ds डैश लिख लीजिए। नाउ दिस इक्वल टू E डैश डॉट ds के जगह पर ds डैश के जगह पर लिखा मैंने ds। अब कहेंगे ऐसा क्यों, तो बिकॉज ये एरिया और ये एरिया का मैग्नीट्यूड है इक्वल, बट ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। यही सब छोटी छोटी प्रिकॉशंस है जो बोर्ड में रखते हैं लोग, तो 100 मार्क्स लेकर के आ जाते हैं। नाउ तो ds लिखा हमने cos 0 डिग्री, E डैश ds इन दोनों के बीच ds वेक्टर एरिया वेक्टर और E के बीच एंगल 0 डिग्री, एंड सो cos 0 डिग्री। नाउ E डैश के जगह पर लिखा E ds, क्यों लिखा E, इसी फिगर के नीचे मेंशन कर दीजिए। दोनों तरफ जो है सर्कुलर कैप के डिस्टेंस हम लोग सीट से इक्वल रखे हुए हैं, एंड सो E का वैल्यू इक्वल टू E डैश का वैल्यू फिगर के नीचे मेंशन कर दीजिए, एंड सो E डैश के जगह E ds डैश जो एरिया वेक्टर है उसका वैल्यू है ds। नाउ अब थर्ड सरफेस कर्व सरफेस में ओवर कर्व्ड सरफेस, अब एक बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई बोल चुके हैं तो बार बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बोलना जरूरी नहीं है। ओवर कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, अब इसको फ्लक्स को फाई 3 बोल रहे हैं, दिस फाई 3 इक्वल टू E डबल डैश एरिया वेक्टर ds डबल डैश E ds cos 90 डिग्री। अब इसको भी पहचान लीजिए जरा, यहाँ पर E डबल डैश एरिया वेक्टर को हमने ds डबल डैश लिख दिया, ठीक है, cos 90 डिग्री, ds डबल डैश की वैल्यू भी ds के इक्वल है, ठीक है, वैल्यू इसका ds के इक्वल है। आप चाहे तो एक बार और लिख लीजिए कि E डबल डैश ds cos 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ की जो एरिया है इसको भी हम लोग ds सपोज कर लेंगे, दिस एरिया इज ऑल्सो ds। cos 90 डिग्री 0, ये हो गया 0, अब तीनों को ऐड कर लीजिए तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द सिलेंडर, इसको बोल दिया फाई, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोल दिया फाई। नाउ फाई इक्वल टू कर लेंगे, अब यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, ऐड कर लेंगे और इसी तरह से प्रॉब्लम करिएगा, जहां तहां प्रॉब्लम आपको सिलेंडर वाला है तो 3 फ्लक्स निकाल करके ऐड करिएगा। नाउ फाई इक्वल टू फर्स्ट कैप में मिला EDS, सेकंड कैप में मिला हमें EDS, एंड कर्व सरफेस में मिला 0, तो फिर प्लस 0, इसे लिखना जरूरी नहीं है, ये हो गया 2EDS। अब इस सिलेंडर के अंदर चार्ज कितना है, अब ये चार्ज पता लगाएंगे तो जरा गौर से देखिए, इस सिलेंडर के अंदर इतने बड़े सीट ऑफ चार्ज है, जो सीट ऑफ चार्ज है इतना बड़ा है। कभी आप लोगों ने पेपर में टैग लगाने के लिए होल किया होगा या स्पाइरल बाइंडिंग कभी किया होगा आप लोगों ने, तो वहाँ देखा होगा जो होल करने वाला सिलेंडर होता है ना, जैसे सीट में ऐसे होल करते हैं तो जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन होता है सिलेंडर का, इतना बड़ा सीट कट के अंदर घुस जाते हैं। तो वही हाल हुआ है, यहाँ सीट में हम लोगों ने होल किया है, इतने बड़े सीट का पार्ट जो है वो आ गया सिलेंडर के अंदर। तो अब इसमें जो चार्ज है इनसाइड सिलेंडर, चार्ज कैसे निकालेंगे, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इनटू एरिया कर लेंगे।
तो चलिए टोटल चार्ज इसको मैं क्यों लिख दे रहा हूं, इनसाइड दिस सिलेंडर नाउ Q इक्वल टू सिग्मा इनटू ds। अब गॉस लॉ को यूज कर देंगे, तो बाय गॉसेस लॉ by Gauss's law for this closed cylinder now phi total electric flux equal to total charge inside the cylinder Q upon epsilon naught, लिख दिया गॉसेस लॉ। यही दो पार्ट में प्रॉब्लम करिएगा। LHS मतलब कि टोटल फ्लक्स निकाल लेना है आपको, जितने भी सरफेस हो सब में अलग अलग फ्लक्स निकाल करके ऐड कर लीजिए, टोटल फ्लक्स निकल जाएंगे। अब जैसे मान ले प्रॉब्लम में क्यूब है, तो क्यूब में 6 सरफेसेस होंगे, तो 6 सरफेसेस पर E डॉट ds करते हुए E ds cos थीटा करते हुए पहले फ्लक्स निकाल लीजिए, फिर उसको ऐड करिए, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर क्लोज सरफेस आ जाएंगे। उसके बाद में देख लीजिए उसके अंदर में चार्ज क्या है, तो टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सारे प्रॉब्लम ऐसे ही होगा। नाउ रखते हैं वैल्यू, ये हो गया 2E ds इक्वल टू Q के जगह पर सिग्मा इंटू ds अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ ds से ds कैंसल आउट, E इक्वल टू E निकल गया हमें, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों जैसा कि मैंने आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाने के समय बोला था कि नियर अ चार्ज्ड बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब जरा देखिए इसको गौर से, इसमें डिस्टेंस नहीं है, सिग्मा तो कांस्टेंट होते हैं। कोई भी जो एक बॉडी है उस पे जब चार्ज दे दिया आपने, तो चार्ज एयर में तो उड़ के जाएगा नहीं, एयर का रेजिस्टेंस है इन्फिनिटी। एंड सो सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये सारे कांस्टेंट होते हैं। अब ये तो कांस्टेंट ही है, तो E का मैग्नीट्यूड आ गया कांस्टेंट। और डायरेक्शन की बात यदि हम करें तो जरा देखिए कि यहाँ पे जो सीट ऑफ चार्ज है, चलिए अब फिगर हटा के दिखा देता हूँ, नियर द सीट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड को निकाल करके देखिए कि डायरेक्शन क्या आ रहा है, क्या डायरेक्शन सेम आ रहे हैं या नहीं। तो फिर ये थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे। ये हमारा सीट ऑफ चार्ज, ठीक है। नाउ रखा यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ये सीट इधर रिपेल करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया और ये मैग्नीट्यूड हो गया। रखा यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ये सीट ऑफ चार्ज इधर रिपेल करेगा, ये हो गया डायरेक्शन E का और ये मैग्नीट्यूड हो गया। क्या देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का नियर चार्ज सीट कांस्टेंट है, सेम है। एंड सो नियर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होते हैं तो पैरेलल लाइंस से दिखाते हैं, अपने आप आ गया पैरेलल लाइंस। इस तरह से हम कंफर्म हो गए नियर अ चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अब हमें दे दिया गया पेयर ऑफ सेट्स ऑफ चार्ज, ये हमारे प्रॉब्लम में मिलेंगे, फिर भी हम इसको कर लेते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू पेयर ऑफ सेट्स ऑफ चार्जेस पैरेलल टू ईच अदर, जो सेट आप चार्ज ले रहे हैं वो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होगा, लाइक दिस। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जब तक फाइनाइट नहीं बोले, जब तक मेजरेबल नहीं बोले साइज, तब तक इनफाइनाइट लेते रहेंगे। इनफाइनाइट प्रॉब्लम में जनरली लोग लिखते नहीं हैं। एंड सो अंडरस्टूड रहेगा इनफाइनाइट साइज ऑफ सीट ऑफ चार्ज
इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन ऑफ चार्ज, फाइनाइट प्रॉब्लम बोलेगा आपको तभी लेंगे फाइनाइट, यानी कि मेजरेबल साइज, फाइनाइट साइज बोलने पर लेंगे। अब अंडरस्टूड लैंग्वेज फिजिक्स में जानना बहुत जरूरी होता है, यहीं पर बच्चों को प्रॉब्लम समझने में दिक्कत होती है, ये तो मैं आपको जानकारी देते चलूंगा। नाउ अब ये लिया हमने, अब ये कट का निशान जैसा कि बताया मैंने आपको, ये हो गया। अब इसको सीट नंबर 1 बोल दे रहा हूँ, इसको सीट नंबर 2 बोल दे रहा हूँ। इसमें सिग्मा 1 सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें बोल देते हैं सिग्मा 2 सरफेस चार्ज डेंसिटी। पॉजिटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं इनके पास। नाउ अब लेते हैं एक पॉइंट P1। इस P1 पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रखते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, +1 चार्ज को रखा। ये सीट क्या करेगा, इधर रिपेल करेगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को E1 बोला। नाउ ये जो सीट है ये भी इधर रिपेल करेगा, तो इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 बोल लिया। नाउ एरो नहीं दिया हमने, क्यों नहीं दिया? एरो देने पर आपको बार बार नाम बदलना पड़ेगा, तब हम प्रॉब्लम पर आ गए। प्रॉब्लम में एरो दे के मत लिखिएगा, नहीं तो आपको फिर बोलना पड़ जाएगा E1 की मैग्नीट्यूड इक्वल टू E2 का मैग्नीट्यूड, तो फिर टाइम किल होंगे वहां पर। लेते हैं यहाँ पर पॉइंट P2। अब पॉइंट P2 पे +1 चार्ज को रखा, ये शीट इधर, सीट नंबर 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, सीट नंबर 2 ये इधर रिपेल करेंगे, तो फिर सीट नंबर 2 का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया इधर के तरफ। अब यहाँ ले रहे हैं पॉइंट P3। अब यहाँ पे जब लेंगे हम +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो क्या होगा, ये सिग्मा 1, ये जो सिग्मा 1 है पॉजिटिव सीट, यहाँ +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो ये उधर रिपेल करेगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया हमारा इधर के तरफ। सिग्मा 2 वाला सीट यहाँ +1 चार्ज को इधर रिपेल करेगा, E2 हो गया हमारा इधर के तरफ। इस तरह से दिखा लिया सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को। इसके बाद में रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, जैसे कि आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, तो निकाल लीजिए रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। चलिए मेंशन कर देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू sheets of charges 1 and 2 are E1 and E2 and surface charge densities on them, यानी कि सेट्स are sigma 1 and sigma 2 respectively, then अब ये जो निकाले हैं सीट ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तक मैं इसको रखा हुआ हूँ यहीं पर। E1 की वैल्यू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट, E2 का वैल्यू होगा सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। अब ये कर लिया हमने। नाउ अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए P1 P2 P3 पॉइंट्स पर। तो जैसा कि जानते हैं सेम डायरेक्शन में वेक्टर होता है तो ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। बस कर लीजिए आराम से। अब तो फिर एट पॉइंट P1 पॉइंट पे, अब E में मैं नेट लगा देता हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इक्वल टू सेम डायरेक्शन में है तो E1 प्लस E2 यानी कि सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नोट। और जैसा कि जानते हैं जिधर 2 वेक्टर ऐड करेंगे डायरेक्शन वही होगा, तो किधर देख रहे हैं, लेफ्ट के तरफ, तो लिख दीजिए लेफ्टवर्ड नाउ फिर पॉइंट P2 पर एट पॉइंट P2 पॉइंट पर देखें E नेट को मैं डैश लगा देता हूं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड P2 पॉइंट पर E डैश कर दिया इसको, नेट यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तब तो बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। अब यहाँ पर कौन बड़ा कौन छोटा हम लोगों ने मेंशन नहीं करा है। अब मैं मान लेता हूं कि E1 बड़ा है
तो फिर E1 माइनस E2 कर लेंगे। नहीं भाई तो मान लीजिए कि E2 बड़ा होता है E1 से, तो E2 माइनस E1 कर लेंगे। ये प्रॉब्लम में जरूर दिए रहेंगे, इन दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो फिर ये हो गया हमारा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन बड़े वेक्टर का होता है, तो फिर हमने E1 में से E2 माइनस करा, एंड तो डायरेक्शन हो जाएगा किधर, राइट वर्ल्ड। तो लिख देंगे डायरेक्शन राइट वर्ल्ड। जब वैल्यू मिलेगा तो डायरेक्शन भी देना होगा। अब हम आते हैं एट पॉइंट P3 पॉइंट पर। नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको डबल डैश बोल दे रहा हूं। अब देखिए दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 सेम डायरेक्शन में हैं, एंड सो ऐड हो जाएंगे E1 प्लस E2। नाउ दिस इक्वल टू सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन किधर होगा, जिधर दोनों वेक्टर हैं, तो दोनों वेक्टर है आपका राइट वर्ल्ड E1 E2, तो फिर हम बोल देंगे राइट वर्ल्ड। तो इस तरह से यदि आपको 2 सेट्स ऑफ चार्ज दे दे तो आराम से अपना दिखा लीजिए, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रख करके इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा लीजिए। पहले दिखाने के बाद में रिजल्टेंट निकाल लीजिए उसका, जैसे वेक्टर का निकालते आ रहे हैं रिजल्टेंट आप लोग। अब ले रहे हैं हम लोग कंडक्टर। कंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कंडक्टिंग सीट भी बोल सकते हैं, कंडक्टर बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कंडक्टिंग सीट, या फिर कंडक्टर बोल दें, कंडक्टर बोले। अब कंडक्टर सीट हो सीट ना हो, इरेगुलर शेप का हो, जैसा भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम 3D में फिगर ले रहे हैं, जिससे कि समझने में थोड़ी हमें सुविधा होगा। ये लिया हमने एक कंडक्टर, ये जो कंडक्टर लिया इसको आप जस्ट मैं बुक से दिखाता हूँ, आप ऐसे समझ लीजिए, ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए, ये बुक है, ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। अब इसमें ये सरफेस ये हो गया, ये जो सामने की सरफेस है ये हो गया, इसको सरफेस नंबर 1 हम बोल देंगे। जो पीछे की सरफेस है ये हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है, बट ये थोड़ा थोड़ा पीछे की सरफेस जो है इसको हम मान के चलेंगे ये पीछे वाला सरफेस है, ठीक है, ऐसे 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 ये पीछे का सरफेस है। तो चलिए अब सरफेस के नेमिंग कर दे रहे हैं। तो जो सामने की सरफेस है इसको सरफेस 1 कंसीडर कर दिया, जो पीछे की सरफेस है इसको सरफेस 2 कंसीडर कर दिया। अब ले रहे हैं नियर द कंडक्टर, ये लिया हमने पॉइंट, फिगर 3D में है, एंड सो थोड़ा सा आप इसको ऐसे फिल करिएगा इस तरह से। ये जो सरफेस 1 है ये सरफेस 1 ये हो गया हमारा ऐसे, और जो सरफेस 2 है ये पीछे का ये सरफेस हो गया 2, ठीक है। चलिए अब ध्यान में रखते हुए दोनों सरफेस की वजह से अब इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, तो ये पॉजिटिव उधर रिपेल करेगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा। तो फिर ये वाली जो पीछे वाली जो सरफेस है यहाँ +1 चार्ज को जब रखेंगे तो ये पीछे वाला सरफेस ये भी इधर रिपेल करेगा। तो 3D में थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा। तो चलिए इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी हम लेते हैं सिग्मा, और कंडक्टर में आप पढ़ेंगे आगे कंडक्टर की और भी प्रॉपर्टीज कि कंडक्टर में जो है जब चार्ज दे देते हैं तो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी कंडक्टर में सभी जगह पर सेम होता है, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज चलता है, तो चल करके सरफेस चार्ज डेंसिटी सभी जगह पर सेम कर लेते हैं कंडक्टर में चार्ज। अब यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखा, अब मैं यहाँ पर पॉइंट P1 बोल रहा हूँ, तो ये जो सीट ऑफ चार्ज, ये सीट ऑफ चार्ज जो है इधर रिपेल करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, इसको E1 बोल दिया। जो पीछे वाला सीट ऑफ चार्ज है वो भी रिपेल करेगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, तो इसको
E2 बोल दिया। अब यहाँ पे अंदर ले रहे हैं पॉइंट, इस पॉइंट को P2 बोल रहे हैं कंडक्टर के अंदर। थोड़ा सा 2D भी हम आपको 2D में फिगर दिखा देते हैं। जैसे ये हो गया सरफेस नंबर 1, ये सरफेस नंबर 2 हो गया। ये 2D में फिगर दिखा देता हूँ। ये ऐसे प्लस चार्ज, ये प्लस चार्ज। नाउ यहाँ पे हम पॉइंट लिए हैं P1, यहाँ पॉइंट लिया P1, तो ये सीट 1 ने इधर रिपेल किया यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यहाँ +1 चार्ज रखा इलेक्ट्रिक फील्ड देखने के लिए। तो फर्स्ट सीट ने इधर रिपेल किया इलेक्ट्रिक फील्ड E1, सेकंड सीट ने भी इधर रिपेल किया इलेक्ट्रिक फील्ड E2। अब हम ले रहे हैं पॉइंट यहाँ पर, दिस पॉइंट इज P2। अब यहाँ पर देखिए ये जो सीट नंबर 1 है ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इधर रिपेल करेगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड E1 हो गया आपका इधर के तरफ, और वहीं पर ये जो सीट नंबर 2 है यहाँ +1 चार्ज को इधर रिपेल करेगा, तो ये हो गया E2 हो गया इधर के तरफ। अब यही डायरेक्शन हम इस फिगर पे दिखा रहे हैं। दाईं तरफ हो गया E2 यानी सीट 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर लेफ्ट के तरफ ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड E1, नीचे लिख दिया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया E1। चलिए 2D में दिखा दिया, 2D में ज्यादा अच्छा से दिखाई पड़ता है। अब आप कहेंगे कि कंडक्टर को हमने 2 सेट्स क्यों सपोज कर लिया, इसका जवाब जान लीजिए। इनसाइड कंडक्टर हम लोग पढ़े हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी जिस समय हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पर हम लोगों ने बात करी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट एंटर इनटू कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर में नहीं जाता है क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर 0 होते हैं। एंड सो 0 होने के लिए 2 इलेक्ट्रिक फील्ड 2 वेक्टर्स को इक्वल अपोजिट होना पड़ेगा, तभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। एंड सो एक कंडक्टर को आप 2 सेट्स ऑफ चार्ज से बना हुआ सपोज कर सकते हैं, ठीक है। अब कंडक्टर को आप चाहे वो रेगुलर शेप का हो चाहे इररेगुलर शेप का हो, एक कंडक्टर को 2 सेट्स ऑफ चार्ज से आप बना हुआ सपोज कर सकते हैं और प्रॉब्लम कर सकते हैं आप। तो ये पॉइंट P1 पर अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इक्वल टू E2 दोनों इक्वल हैं क्योंकि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू होगा एक सीट दूसरे सीट दोनों में सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। थोड़ा सा लिख भी देता हूं, लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन कंडक्टर इज सिग्मा, कंडक्टर पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। नाउ E1 इक्वल टू E2। अब दोनों को ऐड कर लें पॉइंट P1 पर, एट पॉइंट P1 पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू, दोनों को ऐड करेंगे हम E1 प्लस E2, दोनों इक्वल हैं। एंड सो 2 E1 या 2 E2 लिख लें, दिस इक्वल टू 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी को यदि वेक्टर फॉर्म में कह दे लिखो, यदि वेक्टर फॉर्म में कहता है आप इसको लिखो तो कोई नहीं, इधर लिख लीजिए E वेक्टर और इधर यूनिट वेक्टर ले लीजिए। तो फिर E वेक्टर आप लिख सकते हैं कि E वेक्टर या नेट लिख दिए तो नेट भी लिख सकते हैं इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और हम राइट वर्ड इधर के तरफ यूनिट वेक्टर एन कैप ले लेते हैं, राइट वर्ड यूनिट वेक्टर एन कैप इनटू एन कैप कर दीजिए तो वेक्टर फॉर्म आ गया। नाउ अब इनसाइड कंडक्टर वाला जो कंडीशन है वो हमेशा याद रखना चाहिए, कंडक्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस समय आ रहा है जिसको कि हमेशा आप याद रखिएगा प्रॉब्लम करने में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सब सॉल्व होता है इससे। तो फिर इनसाइड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं E बोल रहा हूं। नाउ दिस इक्वल टू E1 माइनस E2 और दोनों हैं इक्वल एंड सो इक्वल टू 0। ये रिजल्ट
हमेशा याद रखिएगा, इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, या चलिए नेट लगा ही देते हैं ताकि याद रखने में दिक्कत ना हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0। अब इसके बाद हम लोग जब बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रीडिंग की, जैसे बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको क्या किया जाता है, जो बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसको एक कंडक्टर के बॉक्स के अंदर में रखा जाता है। क्यों? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, तो कंडक्टर के अंदर फोर्स Q इंटू ई ये भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो फिर कंडक्टर के अंदर, कंडक्टिंग बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स काम नहीं करता है, तो जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो सेफ रहता है। तो बच्चों मेन कॉन्सेप्ट्स हमारे हो गए हैं गॉसेस लॉ का। अब चैप्टर 1 आपका फिनिश हो गया है इस समय। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। ऐसे तो प्रॉब्लम कूलम्स लॉ का, इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है, लेक्चर 5, 6, 7 में करे हैं हम लोग। बट अब जो हमारा नेक्स्ट होगा लेक्चर, उसमें हम लोग अच्छे प्रॉब्लम एनसीईआरटी की, एससी वर्मा की, और साथ में जैसा कि मैं बोला हूं आईआईटी एडवांस्ड के लिए थोड़ा सा यूरोडॉप के भी प्रॉब्लम पर हम लोग नजर रखेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।